Hello students, hope you all will be fine. Today in this video, we are going to continue our chapter 2, Units and Dimensions. तो आज के लेक्चर में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम मेथड्स डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस, यहाँ पे है बड़ी बात। हम कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिनसे हम उन ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो हमें डायरेक्टली असेसिबल नहीं है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स द पावर ऑफ 10। किसकी पावर? 10 की पावर विच इज closest to given value of a physical quantity। कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, राइट? उस फिजिकल क्वांटिटी की आपको वैल्यू बता दी गई है। तो जब भी आपको चीजें इन साइंटिफिक लैंग्वेज एक्सप्रेस करनी होती हैं तो आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बताने की बजाय यू ऑलवेज टेल देयर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट? तो इसको निकालना सीख लेते हैं। सपोज आपके पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू n है, कैपिटल है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उसको कैसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे? You will use a number small n into 10 raised to power x। अब आप कहोगे कि सर ये n क्या है, ये x कैसे डिसाइड होगा? देखो, जो आपको ये n है इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो इसकी वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो 0.5 से लेके 5 के बीच में रहे, या 5 भी हो सकती है। I'll explain that through some examples। अगर ऐसा है, if the value of n lies between 0.5 and 5 may be equal to 5, then ये जो आपका x होगा, this power of 10 will be order of magnitude। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बताया बच्चों कि फिजिक्स के अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताने की बजाय व्हाट डू वी प्रेफर टू टेल इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10 की वो वाली पावर जो कि गिवन वैल्यू के क्लोज है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में जो n है वो उसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि 0.5 से लेके 5 के बीच में, या इज इक्वल टू 5 हो सकता है। तो 10 की जितनी पावर बनेगी दैट विल बी नोन एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, लेट्स से किसी भी चीज की हो सकती है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वो वैल्यू 8 है, 49 हो सकती है, 52, 0.135, 0.99। अगर ऐसा है तो इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी गिवन वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के अंदर मोल्ड करना। तो मैं सबसे पहले इनका क्या लिखूंगा? एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब मुझे 8 को इस फॉर्म में लिखना है। कैसे? कि n की जो वैल्यू है वो 0.5 से लेके 5 के बीच में रहे। फॉर एन एग्जाम्पल भी मैं चाहूं तो आप कहोगे कि सर इसको ऐसे लिख दो, बिकॉज 10 raised to power 0 means 1, तो 8 into 1 again becomes 8। But the problem is कि ये जो आपका n बनेगा, this is 8, और n के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? 0.5 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको 8 की बजाय 0.8 कर दूं और यहां पे 10 की पावर क्या कर दूं? 1। अब आप 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, इट विल अगेन बिकम 8। लेकिन इसको इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लिया और ये जो n की वैल्यू थी इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। 0.8 इज बिगर देन 0.5 बट लेस देन 5, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो अब आपके 10 की पावर कितनी है? 1। यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पे कितना हो गया? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हियर इज 1। तो
अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, गिवन वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना, फिर ये चेक करना कि ये जो नंबर है यहाँ पे स्मॉल है ये 0.5 से लेके 5 के बीच में हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। इट इज 49। अगर मैं इसको 49 इंटू 10⁻0 लिख लेता हूं, फिर ये तो 49 5 से बहुत बड़ा हो गया, बाहर चला गया। अगर यहाँ पे 4.9 कर देता हूं तो 10 की पावर कितना बनेगा 1। अब 4.9 जो है इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, 4.9 इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 5, तो यहां पे भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में जब हम किसी चीज की वैल्यू 8 और किसी चीज की वैल्यू 49 की बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल से दैट इट हैज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। लेट्स से समवन सेज इस चौक की जो लेंथ है, लेट्स से इससे एक छोटा पीस था, कोई कहता है कि 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी बजाय वो कह सकता है कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ दिस चौक इज 1। ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्केल है जिसकी लेंथ 49 सेंटीमीटर्स है, तो इसकी लेंथ 49 सेंटीमीटर्स कहने की बजाय व्हाट अ साइंस स्टूडेंट और साइंटिस्ट कैन से द लेंथ ऑफ दिस स्केल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1। दिस इज हाउ वी टॉक इन साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट। आगे 52 की बात करते हैं। बेटा प्रीवियस एग्जांपल की तरह अगर यहाँ मैं 5.2 लिख के इसको 10⁻1 लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे 5.2 बन गया एंड दिस इज गोइंग आउटसाइड दिस रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है वो हमें पहले लगाना पड़ेगा और यहाँ पे पावर कितनी करनी पड़ेगी 2। तो अब ये 0.52 है जो ये 0.5 से ग्रेटर है और 5 से लेस है या 5 के इक्वल से कम है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बनी है 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया 2। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वैल्यू ऑफ समथिंग इज 52, in scientific language you will say the order of magnitude of this physical quantity is 2, that may be length। यहां पे 0.135 है, अभी 0.135 ये तो 0.5 से भी लेस हो गया, तो इसकी वैल्यू को 0.5 के बीच में लाने के लिए मुझे डेसिमल प्लेस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर डेसिमल प्लेस आपका राइट की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1.35, तो आपकी जो 10 की पावर है वो कम होने लगती है। अब कितने प्लेस शिफ्ट किया आपने, एक प्लेस शिफ्ट किया, तो एक पावर कम हो जाएगी, किससे 0 से, तो 0 से एक कम का मतलब कितना होता है -1। यू कैन एक्सप्रेस दिस इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो 1.35 है इट इज बीइंग अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन और 10 की पावर कितनी आ रही है -1, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है -1 है। लुक एट दिस 0.99, बेटा डेसिमल प्लेस को इधर लेके जाता हूं तो 0.09 हो जाएगा विच इज लेस देन 0.5। अगर इधर लेके जाता हूं इट विल बिकम 9.9 विच इज ग्रेटर देन 5। तो मैं ना तो इधर बढ़ सकता हूं ना उधर जा सकता हूं, अभी इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो अगर इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा तो इसके लिए मैं इसको इस एक्सप्रेशन में मोल्ड करने के लिए 10 की पावर 0 तो लिख सकता हूं ना, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया 0 आ गया। दिस इज हाउ in scientific language you talk about order of magnitude instead of their actual values, right? This helps you to compare two values, right? जैसे कोई कहे कि मेरे पास एक चीज है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, कोई दूसरा कहे कि मेरे पास वही चीज है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, तो हम कहेंगे कि उसके पास वो फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में है, हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी कम अमाउंट में है। सो फिजिक्स मेक इट सिंपल टू कंपेयर द थिंग्स। अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीखने के बाद लेक्चर फ्लो के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं कि हम जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, शुरू में नहीं है बिल्कुल। एक तो कुछ नए डिवाइसेस यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवाने हैं, राइट। उसके बाद आपको एज वी मूव फॉरवर्ड कुछ ऐसे मेथड्स बताने हैं जो आपकी हेल्प करेंगे ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जिनको आप अदरवाइज डायरेक्टली किसी स्केल के साथ मेजर ना कर पाते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अच्छा सा टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। किसी चीज की लेंथ की नपाई। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है,
जैसे आप एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक आ गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या मेजर कर लेंगे, लेंथ मेजर कर लेंगे, दैट विल बी योर डिस्टेंस कवर, सिंपल एज दैट। तो यहां पे किसी चीज का डिस्टेंस या लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्केल या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके स्केल या इंस्ट्रूमेंट यूज करके उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है या डिस्टेंस है बता देते हैं। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप अपनी क्लास में जब भी मैथ्स की क्लास होती है या फिजिक्स की क्लास है, उसमें जब आपको कोई चीज लाइन या कुछ भी मेजर करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल की जो लिमिट है वो क्या है, मीटर स्केल मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस मेजर कर सकता है। ये हमने एब्रिविएशन ऑफ 10 को यूज करके लिखा है। अभी थोड़ा सा 10th में +1 में आ गए हैं तो सिंपल नोटेशन जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर की बजाय वी विल टॉक मोर साइंटिफिकली। 10⁻³ का मतलब टेबल से याद करो, डेसी सेंटी मिली होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर को ऐसे लिख रहा हूँ। 10⁻² क्या होता है, सेंटी। सो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। आपने अपना स्केल देखा होगा जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें यहाँ पे सपोज 0 है, here we have 1, here we have 2, फिर इसके यहाँ पे छोटी लाइंस भी तो होती है ना, राइट। तो ये छोटी लाइंस कौन सी होती है, मिलीमीटर वाली, और ये जो जिन पे नंबर्स लिखे हैं ये कौन सी लाइंस होती हैं, सेंटीमीटर वाली। सो बाय यूजिंग योर मीटर स्केल you can measure the things from which lengthens from millimeters to centimeter। लेकिन अब आप सपोज करो कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको जो लेंथ है वो सेंटीमीटर मिलीमीटर इसमें तो मेजर कर ली, अभी भी उसका जो छोटा सा पोर्शन है वो लाइन से आगे जा रहा है, मतलब वो मिलीमीटर्स में नहीं है, मिलीमीटर से भी छोटी स्केल में है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर स्केल की जगह, मीटर स्केल की तरह हमारे पास, दैट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं आपको, तो परफॉर्म करेंगे उसको। वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेंथ्स और डिस्टेंसेस विद एन एक्यूरेसी, इससे भी 10 गुना छोटी चीजों का, 10⁻⁴। मतलब मैं आपको बता रहा था जैसे कि आपके पास स्केल होता है, यहां पे सपोज करो 0 है, ठीक है, लेट्स से हियर वी हैव 0, यहां पे 1 है, अब बीच में क्या होती है 0.5 की लाइन, और ये क्या होते हैं अपने बीच में मिलीमीटर्स। पर ये जो 2 मिलीमीटर की लाइंस हैं छोटी, अगर किसी चीज की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आके रुक जाए तो उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कौन हेल्प करता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो इससे भी ज्यादा डेप्थ में, इससे भी ज्यादा एक्यूरेटली, मतलब सपोज करो आपके पास इससे भी छोटी चीजें आ गई या किसी चीज की लेंथ ऐसे बढ़ गई कि अब वर्नियर स्केल की 2 डिविजन्स के बीच में आ रही है, तब क्या करोगे, देन वी कैन ऑल्सो यूज स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज जो होता है ये कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है, ये मेजर कर सकता है 10⁻⁻⁵ मीटर, मतलब 1 मीटर का 1 लाख पार्ट, मतलब उतना छोटा पार्ट। ठीक है, सो दीज 2 इंस्ट्रूमेंट्स जब भी इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो अक्सर इनकी एक्यूरेसी पूछी जाती है कि नेम अ डिवाइस व्हिच हैज एक्यूरेसी दिस, व्हिच हैज एक्यूरेसी दैट, या व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, राइट। ज्यादा जानकारी इनके बारे में आपको प्रैक्टिकल्स में मिलेगी, सो होल्ड ऑन फॉर दैट। These 3 instruments help us to measure the lengths directly. But अगर आपके पास ऐसी चीजें आ गई जिनको आप डायरेक्टली स्केल के साथ मेजर नहीं कर सकते, सर ऐसी कौन सी चीज है, किसी माउंटेन की हाइट, उसको आप स्केल लेके तो नहीं नापने जाओगे, माउंट एवरेस्ट नापा, क्या हमारे पास कोई वहां पे मीटर था या हमारे पास कोई स्ट्रिप थी जिसकी हेल्प से हमने मेजर किया होगा, नो, वी यूज्ड इनडायरेक्ट मेथड्स। अच्छा, कोई स्टार है दूर हमसे, प्लैनेट है, सन का डिस्टेंस है अर्थ से, तो क्या हमने वो किसी डायरेक्ट मेथड से मेजर किया होगा, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। तो हमने वो कैसे मेजर किए होंगे, हमने वहां पे कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स लगाए होंगे।
अब इनडायरेक्ट मेथड्स कितने हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं। लेट मी नेम देम वन बाय वन। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, हाईली इंपॉर्टेंट मेथड, पैरेलैक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेट है एग्जाम में। पैरेलैक्स मेथड होता है। देन वी हैव ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में किया है, जिसमें वो आप टावर की हाइट, ट्री की हाइट, बिल्डिंग्स की हाइट मेजर करते थे, विच वॉज नॉट पॉसिबल अदरवाइज विद अ मीटर स्केल। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड, सोनार मेथड, रडार मेथड, देन वी हैव इको मेथड। ठीक है, और वहां पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आ जाती है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में वन बाय वन सीखना है। आज हम खाली सबसे इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, विच इज पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पैरेलैक्स मेथड, बेटा पैरेलैक्स टर्म सबसे पहले समझ ली जाए क्या होती है। पैरेलैक्स मेथड तो उसके बाद पता चलेगा, पहले पैरेलैक्स देख लेते हैं क्या होता है। एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है सबको मेरे साथ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेलैक्स समझा दूं क्या होता है। पैरेलैक्स मेथड तो बाद में सीखेंगे, इसी के बीच में आ जाएगा हमारे पास, फिर उस मेथड को अप्लाई करके आपको 2-3 चीजें मैं मेजर करना सिखाऊंगा। देखो, मैंने ये बोर्ड पे, आप वीडियो देख रहे हो तब भी साथ साथ में कर सकते हो। ठीक है, ये एक डॉट बना दिया। अभी मैं क्या करता हूं, इस चौक को उस डॉट के सामने रख देता हूं। डॉट के सामने ऐसे 1 आर्म डिस्टेंस पे रखने के बाद व्हाट विल आई डू कि एक बार मैं अपनी लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से इस चौक को देखूंगा, एक बार राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से देखूंगा। व्हाट डू आई फील? लेट्स चेक। अगर आप भी मेरे साथ ये एक्टिविटी कर रहे हो, यू विल फील दैट कि हमने चौक को रखा था किसकी सीध में? इस डॉट की सीध में। पर मैं जब अपनी लेफ्ट और राइट आई क्लोज करके देखता हूं तो मुझे ये चौक उस डॉट के इधर या उधर नजर आता है। मतलब ये अपनी पोजीशन मेरी आई के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। या इस डॉट के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है? शिफ्ट। जैसे ही मैं अपनी आंख की पोजीशन चेंज करता हूं इसको देखने के लिए, तो ये इस डॉट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। दिस शिफ्ट, दिस लेफ्ट राइट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पैरेलैक्स। इस तरह से किसी चीज का लेफ्ट राइट शिफ्ट आना, इसको क्या बोलते हैं? हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। क्या है पैरेलैक्स? apparent left right shift of an object। apparent क्यों बोला? क्योंकि सच में तो नहीं शिफ्ट हो रहा ना, सच में तो ये चौक उस डॉट के सामने ही था, ये तो मेरी नजर की वजह से था जब मैं लेफ्ट राइट आई चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो उस लेफ्ट राइट शिफ्ट को जो कि अपेरेंटली होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। एक बार यहां पे नजर आ रहा था मुझे, लेट्स मेक इट अदरवाइज। राइट, यहां से मैं इसको देख रहा था, तो इसकी जो लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज हो रही थी वो मेरी आई के साथ कितना एंगल बना रही थी? आई के साथ इधर से एंड इधर से। ठीक है, तो वो कितना एंगल बना रही थी? दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल, या कई बार इसको पैरालैक्टिक एंगल भी बोल दिया जाता है। ये जो लेफ्ट और राइट में शिफ्ट आया है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस। और ये आपका किसकी तरह काम करता है? रेडियस की तरह काम करता है। अगर एक सिंपल आर्क बना लें यहाँ पे, बिकॉज द लेफ्ट राइट पोजीशन जिन पे ये शिफ्ट हुआ था वो बहुत क्लोज थी। अगर मैं आंख को सेंटर मान के उन दोनों पॉइंट में से पास करती हुई कर्व बनाऊं तो आई गेट अ सर्कल। ठीक है, तो इसलिए इनको मैं क्या बोल रहा हूं? रेडियस बोल रहा हूं। मतलब इन दोनों पोजीशंस पे या इनके बीच में शिफ्ट पे कहीं पे भी अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो वो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या माना जाता? इक्वल माना जाता। बिल्कुल वैसे ही बेटा, जब आप ट्रेन में सफर करते हो, ठीक है, विंडो सीट पे बैठे हो, आप किसी बहुत दूर खड़े ट्री को देख रहे हो,
बहुत दूर वाले, और कुछ पास वाले ट्रीज को भी देख रहे हो। तो जैसी ट्रेन आगे बढ़ती है वो पास वाले ट्रीज तो अपनी लोकेशन चेंज कर जाते हैं, वो तो आपको ऐसे लगता है कि पीछे निकल गए या पीछे छूट गए, लेकिन वो जो दूर खड़ा ट्री है वो आपको अपनी जगह पे खड़ा हुआ नजर आता है। या अभी आप सन को देखो, ठीक है, वो एक लोकेशन पे नजर आएगा अर्थ के, आप थोड़ा चल के आगे हो जाओ, अपने घर से बाहर चले जाओ, गली में चल लो, तब अगर आप सन को देखोगे तब भी आपको वो कहां पे नजर आएगा, एट सेम पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपका डिस्टेंस कवर थोड़ा कम होता है तो आपको एवरी टाइम चीजें सेम पे नजर आती हैं। तो लेफ्ट से राइट के बीच में मैं अगर कहीं भी मूव करता हूं तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, इक्वल। मींस अगर ये यहां पे भी होता तो भी ये डिस्टेंस में उतना ही ले लेता, अगर यहां होता तो भी इतना, यहां भी होता तो भी इतना। तो यहां पे फिजिक्स में कंपैरिजन से चीजें काम करती हैं। दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो इस लाइन पे ये चीज, इस कर्व पे ये चीज कहीं पे भी लाई करे, मींस हियर 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 और हियर, तो सब जगह इसका डिस्टेंस आई से क्या माना जाएगा, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल माना जाएगा, ठीक है। अभी इस मेथड को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पैरेलैक्स पता चल गया, अपैरेंट लेफ्ट राइट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक दूसरे के अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहां पे ये डॉट बनाया था, इसके कंपैरिजन में किसी ऑब्जेक्ट का, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका जो लेफ्ट राइट शिफ्ट हुआ था चौक का, इसके कंपैरिजन में वी कॉल इट पैरेलैक्स, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट पैरेलैक्स, राइट। अभी पैरेलैक्स मेथड को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला यूज मैं इसका क्या करूंगा, अर्थ के सरफेस पे खड़े होके, जैसे हम अभी अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हैं, अगर कोई प्लैनेट या कोई सैटेलाइट है, अगर आपको उसका डिस्टेंस चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं, अर्थ के ऊपर रहते हुए किसी प्लैनेट जो हमारे नजदीक हैं, ठीक है, या कोई सैटेलाइट जैसे कि मून, उसका अगर हमें डिस्टेंस चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो यहां पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट या फिर सैटेलाइट। बहुत सिंपल है। इस डायग्राम को मैं जरा चलो इरेज कर देता हूं बिकॉज आई नीड टू मेक अनदर डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पे हमारे पास कोई प्लैनेट प्रेजेंट है, राइट। हम क्या करेंगे, कोई एक स्टार चूज कर लेंगे, फार अवे स्टार, ठीक है। ये फार अवे स्टार मैंने क्यों लिया, ताकि मैं एक रेफरेंस ले सकूं। इस फार अवे स्टार को चूज करने का फायदा क्या होगा कि ये मुझसे इतना ज्यादा दूर है कि मैं अर्थ की किन्हीं दो लोकेशंस पे अगर खड़ा होकर स्टार को देखूं तो मुझे ये अपनी जगह पे नजर आएगा। कहां पे नजर आएगा, अपनी जगह पे। जैसे मैंने वो आपको ट्री वाली एग्जांपल बताई थी, अगर बहुत दूर हो जाए और गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हमें सेम जगह पे नजर आता है। हम सन की बात करें, थोड़ा सा चल के आगे चले जाएं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो भी हमें सन सेम जगह पे नजर आता है। द रीजन इज कि जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं और जितने डिस्टेंस पे हमसे सन है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। दिस डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द सन इज वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस आई कवर्ड। तो यहां पे भी मैं अर्थ की दो लोकेशन से, अर्थ की दो डिफरेंट लोकेशन से इस प्लैनेट को देखूंगा। किसके विद रिस्पेक्ट टू, स्टार के विद रिस्पेक्ट टू। स्टार के विद रिस्पेक्ट टू जब इसको देखूंगा तो एंगल्स मेजर करूंगा। अब मैं सबसे पहले यहां पे क्या करता हूं कि मैं इस लोकेशन पे खड़ा हो जाता हूं, ए लोकेशन पे। यहां पे मैं कोई इंस्ट्रूमेंट लेके विच हेल्प अस टू फाइंड आउट दैट, पहले इस स्टार को देखूंगा, स्टार से लाइट ऑब्जर्व करूंगा, फिर इस प्लैनेट की रिफ्लेक्टेड लाइट ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल फॉर्म होगा, लेट्स से इट इज θ1 एंगल, ठीक है। तो यहां पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1, राइट।
अभी मैं क्या करता हूं, कुछ दूर चला जाता हूं ए से, लेट्स से आई वेंट एट बी, और मुझे ये ए बी जो है, आई नो दिस, ये कितना है, ठीक है, आई नो द लेंथ ऑफ ए बी, ये मैंने मेजर कर रखी है। अगर यहां से खड़ा होकर सेम स्टार को देखूंगा तो मुझे तो वो अपनी जगह पे नजर आएगा। तो अगर मैं बी पे खड़ा होता हूं, पहले जब ए पे खड़ा था तो स्टार मेरे सिर के ऊपर था, अब अगर बी पे खड़ा होऊंगा तो भी स्टार मेरे सिर के ऊपर खड़ा होगा, ठीक है। तो इससे एक लाइट रे जो आ रही है उसको ऑब्जर्व कर लूंगा, और पी से जो लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आएगी उसको मेजर कर लूंगा, तो ये एंगल मेरा अपने आप मेजर हो जाएगा। सो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी θ2। अब इससे फायदा क्या हुआ, मुझे ये टोटल एंगल पता चल गया ए और बी पोजीशन पे। ये बेसिस मेरे को ऑलरेडी पता थी, मेरे को फाइंड आउट क्या करना था, ये डिस्टेंस या तो ए पी या बी पी या मिडल का भी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि तीनों सेम है, बिकॉज दिस बेसिस वी हैव चूजन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ। तो यहां पे ये चीज कैसे लगाऊंगा, हम जानते हैं कि एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, दिस इज समथिंग वी हैव लर्नड। एंगल यहां पे कितना बना है, θ1 प्लस θ2, टोटल एंगल यही बना ट्राइंगल के अंदर। इसके ऊपर लगा देंगे बेटा अभी हम पैरेलैक्स वाला पुराना, ठीक है। आर्क यहाँ पे कितनी सबटेंड हो रही है, बी, ठीक है, और रेडियस कितना है, चाहे आप यहाँ पे एपी ले लो चाहे बीपी, सपोज आई वांट टू फाइंड एपी, तो यहाँ पे जो मेरा एपी डिस्टेंस आएगा विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ, बीपी भी ले सकता था यहाँ पे, ये कितना आएगा, दिस विल बी बी बाय θ1 प्लस θ2। विद दिस सिंपल फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। पर यहाँ पे गलती क्या होने वाली है, ये जो एंगल्स हैं ये आपके पास डिग्रीज में आए होंगे, किसमें, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इनको आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है। गॉट माय पॉइंट, समझ में आया बेटा। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इसकी, शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहां पे, अच्छा एक मिनट, प्रॉब्लम करने से पहले एक काम कर लेते हैं। ये तो प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर किया, अब सपोज हमारे पास कोई स्टार है which is not as closer as the planet, planet से तो दूर होते हैं ना stars, planets are closer to us, stars are far away from us। ये हमने 10th में पढ़ा था जब हम वो क्वेश्चन पढ़ते थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, कि planets क्यों नहीं ट्विंकल करते, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं। we then told कि planets are closer to us and stars are far away from us as compared to planets। तो बेटा किसी का सवाल हो सकता है कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट की बजाय अगर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ स्टार आ गया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम मेथड है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। वो थोड़ा सा चेंज क्यों करना पड़ रहा है, इसका रीजन सुन लिया जाए कि सर सेम वे से क्यों नहीं। बेटा देखो प्लैनेट नजदीक था तो इसकी ये जो एंगल की वैल्यू आई, दिस विल बी समथिंग, राइट। अगर ये पी हमसे और दूर हो जाए और हम सेम बेसिस रखें ए और बी पॉइंट से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इतने छोटे एंगल्स को एक्यूरेटली मेजर करना और उनके साथ एक्यूरेटली काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बेसिस बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ाएंगे, टोटली डायमेट्रिकली अपोजिट चले जाएंगे हम 6 महीने का गैप डाल के, ठीक है। चलो करते हैं इसको। अच्छा इस मेथड की ना बेटा एक लिमिटेशन भी है कि ये डिस्टेंट स्टार का जो डिस्टेंस है वो मेजर करने में हेल्प करती है, लेकिन स्टार कितना दूर होना चाहिए, वो लेस देन 100 लाइट ईयर होना चाहिए। अगर 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूर होगा तो पैरेलैक्स मेथड काम नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, थोड़ी देर बाद समझते हैं इसको। चलो हमें पता है कि ये सन है, ठीक है, इसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं इन एलिप्टिकल पाथ रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो अर्थ की बात करता हूं मैं यहां पे। सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में अर्थ यहां पे थी। वी नो दैट सन इज नॉट एग्जैक्टली एट सेंटर, बट हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस लेते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वो मैं यहाँ पे एवरेजली लेके चलता हूं, तो इसको मोटे तौर पे हम मिडल में रख के चल सकते हैं। थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशंस काम करेंगी यहाँ पे, राइट। तो
ये मेरा कोई स्टार है जिसको मुझे मेजर करना है। अब सेम वे से चलेगा का, ये स्टार का एंगल मेजर करने के लिए हम एक दूसरे स्टार की हेल्प लेंगे। वो स्टार बहुत दूर है, उस स्टार को अगर हम अर्थ के किसी भी लोकेशन से देखें तो वो सेम जगह पे नजर आता है, राइट। लेट्स से द स्टार इज हियर। अब इस स्टार से आ रही लाइट को कैप्चर करेंगे, राइट। फिर इस स्टार से आ रही लाइट को कैप्चर करेंगे। इन दोनों स्टार से जो लाइट आ रही है इनको कैप्चर करने के बाद इनका ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे। लेट्स से इट इज φ1 और यू कैन सिंपली टेक θ1, दैट डजंट मैटर। अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट सेम आने वाला, बस विद अ लिटिल चेंज। अच्छा, अभी क्या करेंगे, 6 मंथ वेट करेंगे। हमें पता है कि अर्थ को पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 साल लगता है, यानी कि 12 महीने। तो यहां से अगर मैं 6 महीने बाद पूछूं तो अर्थ कहां होगी, यहां पे होगी, डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। मतलब ऑलरेडी अर्थ जो थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे थी। अब इतना वेट किया, ये फिर से घूम के दूसरी तरफ चली जाए और कितने डिस्टेंस पे हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये अर्थ की पहली पोजीशन थी, E1 मान लेता हूं, ये अर्थ की दूसरी पोजीशन है E2। यहां पे खड़े होके अगर मैं फिर से उस फार लाइन स्टार को देखूं तो वो तो मुझे अर्थ की सब जगह से सेम जगह पे नजर आ रहा था, बहुत दूर है, वही ट्रेन और सन वाली ट्री वाली एग्जांपल। तो वहां से भी लाइट मेरे लिए क्या आएगी, यहां तक, इट विल कम डायरेक्टली टू मी। और एक इस स्टार से भी लाइट जो आएगी, अभी अगर ये एंगल फिर से मेजर कर लूं तो ये बेटा टोटल एंगल कितना होने वाला है, θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये बेसिस मेरे को ऑलरेडी पता है, पैरेलैक्स एंगल पता चल गया। अब चाहे SE1 निकाल लूं चाहे SE2 निकाल लूं, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। सो अगेन बाय द फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। एंगल यहां पे कितना है, θ1 प्लस θ2। आर्क हमारी अब कितनी होगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की होगी। बेटा ये टोटल डिस्टेंस तो मिला के 2 एस्ट्रोनॉमिकल ही हो गया ना यहाँ पे आपका, डिवाइडेड बाय ये हमें रेडियस का जो काम कर रहा है SE1 और SE2 ये निकालना है। लेट मी कॉल इट SE1, ठीक है। SE1 निकालूंगा मैं यहाँ पे कैसे, बाय द सेम फंडा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय θ1 प्लस θ2। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू भरना मत भूलना, वो कितनी होती है हमें पता है, 1.5 या 496 अप्रोक्सीमेटली 1.5 ले लिया, इंटू 10⁻11 मीटर्स। और θ1 θ2 के लिए क्या ध्यान रखना है, ये किसमें हूं, रेडियंस में, राइट। तो ये किसी डिस्टेंस, ये किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के काम आएगी। अच्छा, अभी सर आपने ये एक चीज बताई थी कि स्टार जो है, ये वाला स्टार जिसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, ये 100 लाइट ईयर से दूर नहीं होना चाहिए, उससे कम कम रहना चाहिए। क्यों ऐसा सर, अगर बेटा ये स्टार और दूर चला जाएगा, लेट्स से हियर, तो आप ध्यान से देखो, फिर वहां से ये लाइन ड्रॉ होगी तो एंगल कम हो गया ना, राइट। अगर और दूर कर दो तो अब ये एंगल जो होगा ये और ज्यादा कम हो गया। बेटा इस तरह से ये डिस्टेंस जब ये 100 लाइट ईयर की लिमिट को क्रॉस करता है तो ये एंगल इतना कम हो जाता है कि लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल अपीयर होती है। कैसे पैरेलल अपीयर होती है? 10th क्लास में जब लाइट चैप्टर में आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करते थे तो दूर से जब किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही होती थी तो उसको आप कैसे ड्रॉ करते थे? इन फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते थे। हमने कहा था कि अगर कोई चीज हमसे इनफाइनाइट दूर है या बहुत ज्यादा दूर है तो उससे जो लाइट रेज आती है हमको हम क्या कंसिडर करते हैं? पैरेलल कंसिडर करते हैं। अगर ये पैरेलल कंसिडर हो गई तो इनके बीच का एंगल तो जीरो हो गया, एंगल नहीं आएगा तो आप कोई डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर पाओगे। That is why this method is only limited to the star which are under the range of 100 light years। एक तीसरी चीज, ये हमने दूसरा यूज कैलकुलेट कर लिया। देखो दूसरा यूज फाइंड आउट कर लिया क्या है इसका। पहला किसी नियर बाय प्लैनेट का, फिर किसी नियर बाय स्टार का, कितना होना चाहिए 100 लाइट ईयर से कम। तीसरा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमने मून का, सन का डायमीटर कैसे मेजर किया होगा? वो भी बेटा हमने इसी तरह से मेजर कर लिया था, बड़े सिंपल तरीके से। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा डायमीटर ऑफ अ हेवनली बॉडी। हेवनली मतलब जो आकाश में प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसकी? मून की एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ,
ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास मून है, ठीक है। तो कोई साइंटिस्ट है, आप में से कोई बच्चा है जो अर्थ के इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे वो कोई इंस्ट्रूमेंट या टेलीस्कोप लगा के इस मून की इस सर्कुलर डिस्क को देखेगा और इसकी पर्टिकुलरली दो लोकेशंस को ऑब्जर्व करेगा। कौन सी लोकेशन को? एक तो इसको, और इसका एंगल मेजर कर लेगा, ठीक है। किसके साथ? ये दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अगर इस ए और बी के बीच में वो एंगल फाइंड आउट कर ले विच टर्न्स आउट टू बी थीटा, तो उसको अच्छा ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता होगा, वी नो दिस डिस्टेंस। अगर हमें ये डिस्टेंस पता है, राइट, थोड़ी सी मिस्टेक, लेट्स कॉल इट ओ, ऑब्जर्वर का पॉइंट। ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस सेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, और ये बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो ये ए बी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? अगेन बाय द पैरेलैक्स मेथड, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बना? थीटा। आर्क ए बी जो हमें मेजर करनी है, रेडियस यहाँ पे हमारा आर या डी है, तो ए बी क्या आ जाएगा? थीटा इंटू डी। अगेन यहाँ पे ध्यान किस बात का रखना है? जो थीटा हो किस में हो? रेडियंस में, राइट। एक सिंपल एग्जांपल करते हैं इसकी, देन वी विल फिनिश इट ऑफ, ठीक है। इजी था ना पैरेलैक्स? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। जैसे यहां पे कोई हेवनली बॉडी है, ठीक है, उसको दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा गया, और जब उसको देखा गया तो एंगल कितने का बन रहा था? viewed from two diametrically opposite locations on Earth, the angle measured was, कितना एंगल था? 2 मिनट था। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है यहाँ पे कितना? 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस। यहाँ पे वो हेवनली बॉडी हमसे कितनी दूर है ये हमें मेजर करने के लिए कहा। तो अब क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं इसकी। हमने अभी कहा कि अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हमने उस हेवनली बॉडी का, ये वो हेवनली बॉडी है, पैरालैक्टिक एंगल मेजर किया। वो एंगल हमारे पास कितना था? 2 मिनट का था। ये जो बेसिस है ये हमें पता है कि डबल ऑफ रेडियस के बराबर है, क्योंकि रेडियस अगर 6400 किलोमीटर है तो डबल उसका 2r हो गया। हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया है। अगेन we can apply the formula angle is equal to arc upon radius, ठीक है। तो एंगल यहां पे कितना है? 2 मिनट्स है। अब 2 मिनट्स को हमें किस में लेके आना है? हमने शुरू में कहा था रेडियन में लेके आना है। तो मैंने यहां पे वैल्यूज लिखी हैं। पहले मिनट से किस में जाएंगे? डिग्री में। कैसे जाएंगे? 60 से डिवाइड करके। फिर डिग्री से किस में जाएंगे? रेडियन में। किससे डिवाइड करके? 180 से। किसको? पाई को। तो 2 इंटू 1/60 इंटू पाई बाय 180, द एंगल बिकम्स इन रेडियंस। उसके बाद जो आर्क है, आर्क कितनी है? ट्वाइस ऑफ आर्क। ट्वाइस ऑफ आर्क का मतलब है 2 इंटू 6400, बट द यूनिट इज इन किलोमीटर्स। तो किलोमीटर को मीटर में लेके आने के लिए किलो का मतलब कितना होता है? 3 अपॉन क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। अगर अभी आप रेडियस को इधर ले जाओ और ये सारी चीजें नीचे ले जाओ, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे किसी भी हेवनली बॉडी का अर्थ के साथ डिस्टेंस कितना है वो मेजर कर सकते हैं, जिस लोकेशन से हमें मेजर करने को कहा गया, राइट। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास?
द एंगुलर diameter of sun is 2000 seconds. Find the diameter of sun given that distance of sun, हालांकि हमें यह पता है फिर भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, फ्रॉम अर्थ कितना होता है ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन ये होगी कि एक डायमीटर तो दे रखा है, दूसरा डायमीटर पूछा है, लेकिन ये डायमीटर कौन सा डायमीटर है? एंगुलर डायमीटर। अब एंगुलर डायमीटर और ये सिंपल वाले डायमीटर में क्या फर्क है सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम के थ्रू करता हूं। यहां पे सन है, हमें ये वाला डायमीटर फाइंड आउट करना है इसका, राइट? और हमें जो गिवन है वो कौन सा गिवन है? जब इस सन को हम अर्थ से देख रहे हैं तो हम किसी जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं, हमारी आई के ऊपर ये जितना एंगल फॉर्म करता है उसको हम एंगुलर डायमीटर बोलते हैं। ये जो डिस्क है ना मून सन की, द डिस्क ऑफ सन, इट फॉर्म्स एन एंगल एट आवर आई, ऑन आवर आई। जितना एंगल ये फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। और ये एंगुलर डायमीटर इसका कितना गिवन है? 2000 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स में दिया है, इसको फिर से किस में लाना पड़ेगा? रेडियन में। सेकेंड से पहले लाएंगे मिनट में, कैसे? डिवाइड बाय 60। मिनट को लाएंगे डिग्री में, कैसे? अगेन डिवाइड बाय 60। डिग्री को रेडियन में, कैसे? पाई बाय 180 के साथ। तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस हो गया जो आपको एंगल के साथ करना पड़ता है। 1/60 इंटू 1/60, ये आ गया डिग्रीज में, पाई बाय 180 ये आ गया किसमें? रेडियंस में। अच्छा, तो ये थीटा आ गया। अभी ये जो डिस्टेंस है, लेट्स गिव इट सिंबल L और इसको सिंबल दे देते हैं D। तो ये हमारा रेडियस की तरह काम कर रहा है। रेडियस हमें कितना गिवन है? इट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, राइट? क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है? ये बेसिस, यानी कि ये D फाइंड आउट करने को बोला गया है। अगेन हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है? D। रेडियस यहां पे कौन काम कर रहा है? L का। बेटा इस रेडियस और डायमीटर के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ये वाला यहां पे काम कर रहा है। अगर आप यहां पे कंपास रख के एक आर्क लगाते लाइक दिस, तो ये आपका क्या होता है? रेडियस। तो मैं इसको रेडियस बोलता हूं, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये वाली हो गई व्हिच इज द डायमीटर ऑफ सन है। तो निकालना क्या है? हमें D निकालना है, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर लो, थीटा इंटू L करना है। तो थीटा कितना है? 2000। ऐसा करते हैं, जीरोस कैंसिल आउट कर देते हैं ना सारी, तो ये बनेगा अपना 2 पाई बाय, ये बन जाएगा 36 इंटू 18, 6 इंटू 6 36, ऊपर बचा 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे ये L की वैल्यू कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11। अब इस सारी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट 1.49 इंटू 10⁻9 मीटर्स। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन। क्या हम वहां पे कोई स्केल लेके गए या कोई मेजरिंग टेप लेके गए? नहीं ना। तो इनडायरेक्ट मेथड्स ने हमारी हेल्प की उन चीजों का, डिस्टेंस, डायमीटर, लेंथ, रेडियस, ये सब फाइंड आउट करने में जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी। That's all about parallax method, one of the important method है। यहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी मेथड्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।